I don't think I will be able to continue anymore in the music field. बहुत बड़ी बात थी for him to say that, you know, as a father to actually be like. मेरा बचपन से यही प्लान था कि यार मैं मेरे फैमिली से अलग कुछ करना चाहता हूँ. सारेगामापा पे मैंने जब सबमिट किया, मेरा नाम है सबमिटेड एज अरमान, नॉट एज अरमान मलिक. दिस अरमान फ्रॉम मुंबई. मुझे बहुत दिलचस्पी थी टू लर्न तबला क्योंकि मुझे रिदम से बहुत प्यार था. लेकिन एज आई ग्रू ओल्डर एंड जब एक वो टीनेज फेज किक इन हुआ एंड जब मुझे लगा कि यार आई थिंक मुझे गिटार बजाना चाहिए. बिकॉज बहुत कूल है. आई पर्सनली स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड थिंग्स एंड स्पाइसी स्टफ एंड कुछ भी ज़्यादा डीप फ्राइड रहता है तो वो मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ. तो वेदर दैट्स फ्रेंच फ्राइज और चिप्स और व्हाटएवर इट इज़. पार्टीज़ में कभी कभी मस्ती में खा लिया तो खा लिया. लेकिन आई थिंक द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सिंगर्स एंड स्पेशली फॉर popular musicians is live shows and concerts. वहाँ पे there's massive scope to get lot of money. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood's podcast. मेरे साथ आज एक ऐसी शख्स है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ प्रूव कर लिया था और अब अपने गानों से इतने दिल जीत रहे. Joining me in a conversation is none other than Armaan Malik. It's so nice to have you. I'm glad to be here. Very excited. Very excited and thank you for making time. पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है that आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जितना मैंने सुना है, देखा है. बट सब आपको ये पूछते हैं दैट बचपन से आपने कहा है कि यू स्टार्टेड सिंगिंग बिफोर व्हेन आपके रोने में एक सुर था. दैट्स हाउ योर पेरेंट्स सॉर्ट ऑफ पुश्ड यू. पर आई फील एक सिंगर के लिए सबसे जो पहला स्टेज होता है वो रियाज का होता है और सीखने का होता है. वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है. तो आपने उस चीज़ से कैसे आपको प्यार आया? मैं जब 5 साल का था, 4 या 5 साल का था, दैट्स व्हेन माय पेरेंट्स दे पुट मी इन अ हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी उसी टाइम पे. और जो सबसे पहला क्लास था वो मैंने 1 हफ्ते में साइन अप करके छोड़ भी दिया था बिकॉज वो इतना हैवी था फॉर फॉर अ 4 और 5 ईयर ओल्ड. जब वो गाना सीख रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या म्यूज़िक सीख रहा है तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलना कैन बी वेरी डॉन्टिंग, वेरी स्कैरी. तो वही कुछ हुआ मेरे साथ एंड मैं रो के आ रहा था घर पे एंड आई वाज टेलिंग माय मॉम कि यार मेरे से और नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं करना है ये. एंड आई थिंक 1 साल लगा उनको टू फाइंड द राइट गुरु फॉर मी क्योंकि फाइंडिंग द राइट टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ी रिसर्च हुई उनकी. मेरे दादा जो हैं श्री सरदार मलिक सर, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, डैड ने दिमाग लगाया कि कौन है सही गुरु अरमान के लिए. एंड दे जीरोड इन ऑन वन लेडी, हर नेम इज़ रीटा कॉल मैम एंड वो कश्मीरी लेडी हैं. उनकी तालीम हुई थी फ्रॉम द लेट मोहिंदरजीत सिंह जी. सो बहुत एक रिच म्यूज़िकल हेरिटेज की ट्रेनिंग थी उनमें एंड शी वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन लेडी. बहुत ही बच्चों के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो ना तो यू हैव टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ वे. आई थिंक रीटा मैम हैड दैट वे विद किड्स एंड आई वाज जस्ट 5 or 6. Not only fun, I think just to understand that they are going to take time. उनके साथ एक तरीका होता है टू काइंड ऑफ गेट देम टू इंट्रोड्यूस देम टू राग्स एंड थाट्स एंड ये सब जो हैवी चीज़ें होती है क्लासिकल सिंगिंग में, उसको आप इजी कैसे बनाओ लोगों के लिए, बच्चों के लिए. एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली लाइक यू सेड टू मेक इट फन एंड इंटरैक्टिव. एंड आई थिंक रीटा मैम वॉज वेरी गुड एट दैट. एंड उनके साथ मेरी ट्रेनिंग लगभग आई थिंक 10 साल तक चली फ्रॉम देयर ऑन. एंड आई कंटिन्यू टू कीप समटाइम्स गोइंग टू हर प्लेस एंड उनके साथ रियाज होता है अभी भी.
सो इट्स ब्यूटिफुल टू यू नो सी दैट बचपन से जो एक शुरुआत हुई थी रियाज की, एक प्रैक्टिस की इंडियन क्लासिकल की, वो अभी भी कोई ना कोई फॉर्म में बरकरार है. एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सिंगर, एक कंप्लीट सिंगर बनने के लिए इंडियन क्लासिकल का बेस बहुत ज़रूरी है. लेकिन एज अ किड आपको यही लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे लिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड वो मुझे वो पहले क्लास में फील हुआ था. लेकिन मैंने जब एक सही गुरु मिलता है, इसलिए यू नो इट्स सो इम्पॉर्टेंट. कभी कभी लोग अनलकी होते हैं, दे डोंट गेट द राइट टीचर्स टू टीच देम. इन माई केस आई एम ग्रेटफुल दैट मुझे यू नो आई गॉट सच अ टीचर लाइक रीटा मैम, जिन्होंने मुझे बचपन से टिल व्हेन आई यू नो almost cracked my voice as a teenager, because you as guys when they age, जो बचपन से जो एक आवाज़ होती है वो फिर हो जाती है. that's the literal wave of how the voice transforms. and जब आप टीन्स में आते हो या 13-14 का जो एक एज होता है ना, वहाँ पे वॉइस क्रैक होती है हर एक लड़के की. एंड वहाँ पे वो एक सेंसिटिव पीरियड होता है एक सिंगर के लिए, क्योंकि वहाँ डिफाइन हो जाता है आप किस तरीके के सिंगर बनोगे. विल यू बी अ बैरिटोन सिंगर और यू विल बी अ हाई सिंगर लाइक अ टेनर, यू नो. सो ये सब थोड़े मैं सॉरी ज़्यादा म्यूजिकल टर्म्स झाड़ रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस. तो जब मैं 13-14 का था तब मैंने एक आई शिफ्टेड टू अ मेल गुरु. तो मेरी तब तक एक ट्रेनिंग सेट हो गई थी विथ रीटा मैम, मेरी सिंगिंग पक्की हो गई थी. लेकिन उस पे एक वो मेल वॉइस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वेंट टू अ मेल गुरु हु हैपेंस टू अगेन बी फ्रॉम अ वेरी वेरी इलस्ट्रियस फैमिली, लेजेंडरी फैमिली इन फैक्ट. उस्ताद द लेट उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब्स फैमिली, हु हैज़ टॉट हरिहरन सर, सोनू निगम सर, शान, you know, A.R. Rahman sir, all of them have learned from Ghulam Mustafa sir. And उनके जो बेटे हैं कादर सर, he gave me the training at that sensitive period when I cracked my voice and you know I was from the teenage to adult वाला जो एक phase था, उन्होंने मुझे उसमें गाइड किया और ट्रेन किया. So not a lot of people know this कि सिंगिंग में बहुत सारे लेयर्स होते हैं. ऐसे मतलब मजाक नहीं है. बट आई मीन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में यू नो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है. पीपल थिंक दैट कि यार हाँ कोई हिट गाना है उसको मैं कवर कर दूंगा और रील डाल दूंगा तो आई एम अ सिंगर. बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज़. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग दैट गोज ऑन टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर. राइट. सेफ टू से कि आपको संगीत से प्यार उस दौरान हुआ? संगीत से तो बचपन से ही प्यार था. संगीत सीखना नहीं था मुझे, क्योंकि सीखने में वो सब थ्योरी वाले नोट्स, पेपर्स, आई डिडंट लाइक एनी ऑफ दैट. विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल जब मैं मिलता हूँ उनको, वो पूछते हैं आर यू यू नो अ रीडिंग राइटिंग म्यूजिशियन, एंड आई एम नॉट. बहुत सारे लोग एक शीट होता है, शीट म्यूज़िक, उसको पढ़ के लोग गाते हैं या तो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. लेकिन मेरे केस में आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग विद माई ईयर, एंड मैं अगर कुछ सुनता हूँ तो उसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ. सो मेरी ईयर ट्रेनिंग जो कहते हैं म्यूज़िक में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो जो थियोरी एस्पेक्ट थी चीज़ों की, वो मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो मुझे एग्जाम्स जैसे ही लगने लगे. लाइक कि आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दिस, आई वांट टू लर्न म्यूज़िक फॉर म्यूज़िक. एंड तो वो बचपन में वो एक फाइट थी with teachers, with the trainers, कि यार मुझे ये थियोरी एस्पेक्ट जो है उससे दूर रहना है. जितना मैं सीख सकता हूँ उतना, बट ऑब्वियसली यू नो फॉर्मल ट्रेनिंग में थियोरी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड, लेकिन वो एन्जॉयबल नहीं होता है म्यूजिशियन के लिए. आई स्टार्टेड रियली लविंग म्यूजिक एट द एज ऑफ 10-11 व्हेन मैं जब सारेगामापा लिटिल चैम्प्स पे मैंने भाग लिया था. वो शो ख़त्म होने के बाद व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड, तब मैंने ठान लिया था कि यार मैं म्यूज़िक की दुनिया को पूरा घोल लूँगा अपने अंदर. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट मोर म्यूज़िक, स्टार्टेड ट्रेनिंग माई वॉइस. एंड मुझे ये ऑलवेज था कि यार मैं हारा कैसे, मैं एलिमिनेट क्यों हुआ. दैट मीन्स दैट आई एम नॉट एज गुड अ सिंगर एज आई वॉन्ट टू बी और आई नीड टू बी. एंड वो एक फेज़ था जिसके बाद आई स्टार्टेड डेल्विंग वेरी डीप इन टू म्यूज़िक. एंड देन उसके बाद
like they say, you know, Things rest is history. 100. I got myself so entrenched in music. Everything about every hour of my day goes into just thinking with song. Like genuinely मैं कोई स्टोर में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं Shazam ऑन करता हूँ और सुनता हूँ कौन सा गाना बज रहा है. So yeah, I'm always on the go. So I'm thinking of a song. पर आई फील जब कोई भी सिंगर की ट्रेनिंग होती है तब एक इंस्ट्रूमेंट सीखना ज़रूरी है. पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था जो आपने सीखा? मुझे बहुत दिलचस्पी थी टू लर्न तबला, क्योंकि मुझे रिदम से बहुत प्यार था. लेकिन एज आई ग्रू यू नो ओल्डर एंड जब एक वो टीनेज फेज किक इन हुआ एंड जब मुझे लगा कि यार आई थिंक मुझे गिटार बजाना चाहिए. बिकॉज बहुत कूल है. Yeah. लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है व्हेन अ गाय इज प्लेइंग अ गिटार. बट ऑल्सो मैंने जब गिटार हाथ में लिया और मैंने स्ट्रम किया ना, मुझे एक ऐसा एक नेचुरल मैग्नेटिज्म लगा टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट. ऐसा लगा कि यार हाँ ये मेरा है. And that is very rare for anyone for it to happen that instantly. Lot of musicians जिनसे मैं बात करता हूँ वो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं, whether it's a piano or a guitar, उनको फर्स्ट मोमेंट में पता चल जाता है whether this is their instrument or no. So for me guitar was definitely my sole instrument. No, I relate to this क्योंकि बचपन में even my parents had put me into singing because I could sing a little. And the first instrument was harmonium, and then they teach you on tanpura. Yeah, correct. Electronic tanpura. Electronic tanpura. And same thing, मुझे समझ में ही नहीं आता था because there used to be so much to read and go through. But coming back to your journey, I feel reality show, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में आप गए थे. Correct. What was going on in your head? जैसे आपने कहा कि जब आप एलिमिनेट हो गए थे, टॉप 10 में थे आप, उसके बाद हुए थे, तभी भी उतनी समझ थी कि जीतना है because you're very young at that point of time to understand that what this means, what this platform is. You're still in your formative years. I think जब मैं उस शो पे आया था उसके पहले मैंने बहुत सारे ऐसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जीत लिए थे. तो एक लेवल की कॉन्फिडेंस थी मेरे खुद में कि अबाउट माई सिंगिंग इंटरनली. बट मैं जब उस स्टेज पे गया तब मैंने जाना कि यार कंट्री में बहुत बेहतर सिंगर्स हैं मेरे से, जो बहुत सीखे हुए हैं, मेरे से ओल्डर भी थे काफ़ी कंटेस्टेंट्स. तो आई थिंक वो एक एडवांटेज भी था उनको. शो का नाम तो लिटिल चैम्प्स था बट नॉट एवरीवन वाज वेरी लिटिल ऑन दैट शो अपार्ट फ्रॉम मी. मैं 9 साल का था एंड आई टर्न्ड 10 ऑन द शो. सो लिटरली मेरे से सब लोग थोड़ा सा मतलब 13 या 14, 15 के थे. सो दे हैड अ लिटिल ऑफ क्या कहते हैं लीड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर. बट उसके पहले मैंने काफ़ी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जीत लिए थे. तो दैट विनिंग वाला जो एक चीज़ था विच यू हैव आस्क्ड मी, वो ऑलरेडी था कि हाँ जीतना तो है, जीतने की कोशिश तो सबकी रहनी चाहिए व्हेन दे रन अ कॉम्पिटिशन. फॉर मी आई फील लाइक उस शो के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत सारी ऐसी खामियां हैं मेरे सिंगिंग में जिस पे मुझे काम करना है. आई वांट टू बी अ बेटर सिंगर. एंड उस शो के बाद मैंने इतना आई थिंक आई वुड से प्रेशर डाला मेरे खुद के ऊपर कि यार मैं आई गिव माई सेल्फ ओनली 3-4 years टू प्रूव माई सेल्फ कि आई एम अ ग्रेट सिंगर टू माई सेल्फ, नॉट टू एनी वन एल्स. क्योंकि मैं जानता था क्या लेवल थी मेरी. And I used to sing nice. It wasn't that it was like it was bad or it was extremely amazing. There was soulfulness in my singing. वो एक चीज़ lot of लोग अभी काफ़ी लोग आज भी कहते हैं कि जब आपको उस शो पे देखा था एज अ किड तब भी आप में बहुत एक वो सोल था, एक फीलिंग थी. लेकिन फ्रॉम अ सिंगिंग चॉप्स पर्सपेक्टिव कि मतलब हाउ गुड आई वॉज टेक्निकली एज अ सिंगर, वो थोड़ी और चीज़ें काम करनी थी मुझे. सो आफ्टर द शो मैंने बहुत ध्यान दिया, बहुत ट्रेनिंग की. एंड देन आई फेल्ट लाइक ओके नाउ आई कैन compete out there in the world with a lot more singers. And मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया खुद के क्राफ्ट के ऊपर. एंड वो बहुत ज़रूरी होता है कि आज वही कॉन्फिडेंस लेके मैं शोज़ पे जाता हूँ, मेरे कॉन्सर्ट्स पे जाता हूँ कि आज मुझे कोई भी माइक हाथ में पकड़ा दे, आई नो दैट आई विल मेक श्योर दैट आई विल सिंग माई बेस्ट
एंड द ऑडियंस विल गो होम लाइक दिस वाज द बेस्ट शो आई हैव अटेंडेड. वो एक कॉन्फिडेंस मैं कैरी करता हूँ. द ओनली रीजन दैट कॉन्फिडेंस इज देयर क्योंकि वो एक मेहनत गई है इनटू मेकिंग श्योर कि यार सिंगिंग टॉप नॉच होनी चाहिए. मैंने सिंगर्स के whenever I've seen something, even a lot of singers have said that अपनी आवाज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हर एक सिंगर का एक अलग अलग तरीका होता है अपनी आवाज़ का ध्यान रखने का. Some of them have given up ice creams. Some of them. That's me. आप आइसक्रीम नहीं खाते? नहीं, मतलब कभी कभी. But I want to understand कि आपका क्या प्रोसेस है, आप अपने गले का ध्यान किस तरह से रखते हो? गले का ध्यान तो मतलब इज प्राइमरी फॉर अ सिंगर. बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं बट फिर भी अच्छा गाते हैं. तो देयर इज नो रूल आई वुड से. आई पर्सनली स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड थिंग्स एंड स्पाइसी स्टफ एंड कुछ भी ज़्यादा डीप फ्राइड रहता है तो वो मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ. तो वेदर दैट्स फ्रेंच फ्राइज और चिप्स और व्हाटएवर इट इज़. पार्टीज़ में कभी कभी मस्ती में खा लिया तो खा लिया, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस आई टेक अटमोस्ट केयर ऑफ माई डाइट एंड माई थ्रोट बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में मतलब हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू सिंग. कभी कभी 1-1:30 बजे रात को भी कॉल्स आते हैं कंपोजर्स के, यार ये गाना है, विल यू कम राइट नाउ टू द स्टूडियो. रात के 2 बजे? या बिकॉज क्रिएटिव जो लोग हैं, जो कंपोजर्स हैं, वो रात को बैठ के गाने बनाते हैं. लाइक इवन माई ब्रदर अमाल, he goes to sleep at 7. I wake up at 7. I think it's the most quietest time where you have time. I guess वो मेरे लिए नहीं चलता है. अच्छा, you like mornings? I like waking up early. I also used to be late night, but not as late night as Amal. Like I used to sleep max by 1:32. He sleeps at 7 a.m. And he's creating music. And he's creating music throughout the night. So कभी-कभी ऐसे बहुत सारे requests आते हैं कि यार ये गाना बना है, let's just sing it. हम लोग 1-1:30 बजे your voice needs to be ready to sing it. And for that, I think for your voice to be ready in any scenario at any time, because Bollywood में जब हमारी formative years थे, जब मैं बहुत सारे मैं I just come onto the scene and मैं दिन में 2-2 recordings कर रहा था. First half में एक recording, second half में एक some other recording. तो the voice had to be in like best shape. And उसके बाद show भी होता था. So वो show पे 3 घंटे गाना, then coming back again next, not sleeping enough on the flight. और in general and then coming back again and एक और recording है. So आपकी voice बहुत test होती है with flights, with lack of sleep, with just overall fatigue and tiredness. लेकिन उसके ऊपर आप fries डाल दो, आइसक्रीम डाल दो, ठंडा पानी डाल दो, it chokes at least I feel, I have experienced, it chokes the voice. So for me, I'm always on warm liquids as much as I can. अभी भी instant Bollywood के cup में I have hot green tea. So this is me. This is in general. मैं 90% of the time अपने health का और voice का ख्याल रखता हूँ. 10% cheating is important also. ऐसा कुछ है जो आपने sacrifice किया है अपनी आवाज़ का ध्यान रखने के लिए, जो आपको बहुत पसंद? मुझे एक्चुअली आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली वनीला. लेकिन मॉम भी बहुत मेरा मतलब बोलती थी मुझे कि यू कांट हैव आइसक्रीम, योर वॉइस विल गेट स्पॉइल्ड. तो हम लोग का एक ट्रिक होता था, हम आइसक्रीम को पिघला के खाते थे. मैं 10-15 सेकंड माइक्रोवेव में डाल के खाता था. दही ऑल्सो मैं रूम टेम्परेचर खाता था. दही मुझे बहुत पसंद है, बट जब ठंडा होता है तो उसका मज़ा ठंडे में ही आता है. लेकिन व्हेन यू पुट इट रूम टेम्परेचर लाइक ये टेस्ट ही चला गया. सो आइसक्रीम के साथ भी वैसे ही था, पिघला के खाता था मैं उसको विद हॉट ब्राउनी इफ आई एवर क्रेव्ड दैट. राइट नाउ ओनली आई फील लाइक बट लाइक सिजलिंग ब्राउनी विद लाइक आइसक्रीम व्हिच इज कोल्ड, उसका मज़ा अलग ही है. लेकिन बचपन में लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स एज अ किड आई सैक्रिफाइस्ड लाइक नॉट ईटिंग ऑल द फन स्टफ. जब मैं बाहर भी जाता था दोस्तों के साथ, बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो उन लोग खा रहे थे और मैं नहीं खा रहा था. बचपन से या बचपन से अभी तो मैं बहुत मतलब अभी आई फील लाइक आई कैन लेट लूज बिकॉज आई फील कि यार हाँ मैंने सैक्रिफाइस किया, एक हद तक सक्सेस पाया है, अभी आई कैन लेट लूज एंड हैव फन. बट ऑल्सो मैं फन भी मेरा मतलब बहुत ही 10% वाला फन है. इट्स नॉट लाइक adult fun. Adult fun, yeah.
बट वो एक जो एक चाइल्डहुड की एक फ्रीनेस होती है टू डू एनीथिंग, जस्ट गो क्रेजी, ईट एनीथिंग, वो नहीं था मेरे. आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड इन माय चाइल्डहुड, व्हिच आई गेस हैज पेड ऑफ फॉर मी. नो 100%. आपने इतनी बार ये भी कहा है दैट आपका बचपन हैज़ नॉट बिन द ईजीएस्ट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से आपको बुली किया गया है क्योंकि आप मशहूर ख़ानदान से हो. पर आज जब आप अरमान मलिक हो, क्या वही लोग आके आर दे नाइस टू यू, आर दे नाइसर टू यू, या फिर आज भी कहीं ना कहीं उंगली उठती है अरे अरमान मलिक है क्योंकि? आई मीन बचपन में जो स्कूल में जब था मैं, तब बुलिंग वॉज नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम सम फैमिली. वो तो रीज़न था ही नहीं. एक्चुअली द मेन रीज़न वॉज दैट मैं उस टाइम पे सारेगामा पे था, तो काफ़ी फेमस था, तो स्कूल में ऑल द गर्ल्स एंड अटेंशन काफ़ी मिलता था मुझे. तो द अदर गाइज यूज्ड टू बी वेरी लाइक एनवियस एंड जेलस ऑफ दैट. सो वो एक काफ़ी एक वो रेजिस्टेंस हो गई थी. एक तो देयर वाज यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ बुलिंग. फ्रेंड्स कम थे मेरे स्कूल में. एंड देन वो आई थिंक मैं खुद ब खुद एलियनेट होता गया. आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन लाइक माई वर्क एंड माई स्टडीज़. एंड देन वो एक वो स्कूल की जो एक फ्रेंडशिप है, सबके साथ फ्रेंडशिप थी, बट वैसी फ्रेंडशिप नहीं थी जैसे मैं चाहता था. इट वॉज मोर लाइक मतलब वी हैंग विद अरमान, वी नो हिम, बट वो एक वो डीप फ्रेंडशिप होती है आपकी स्कूल में कि यार ये मेरा गैंग है. मेरे पास वो दोस्त थे, लेकिन एज सून एज आई स्टार्टेड गेटिंग more famous and more known on TV, and I used to be more focused on my music and singing. तो एक bullying चालू हो गया था स्कूल में. एंड एक जोन था where I was like, I think मुझे सिंगिंग छोड़ना चाहिए, म्यूजिक छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो छोड़ूंगा तो मे बी these guys will stop teasing me or bullying me. And that's when my mom kind of stepped in and told me कि यार I think they want this only. वो चाहते हैं कि तू सिंगिंग और म्यूजिक ना करे, बिकॉज वो एक तुझ में एक वो एज है जो उनके पास नहीं है. सो आई थिंक इट वॉज वेरी टफ एज अ किड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड आज भी बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है मेरे में फ्रॉम दैट फेज ऑफ व्हेन आई वाज बुलीड. But and in fact I meet a lot of those friends and people who were bullying me in school, and today we're chill. I mean ऐसा कुछ we are all adults now, we are very mature. बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सब करते हैं जो वो probably they don't even mean it, and then आगे जाके उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया अरमान के साथ या किसी के साथ. But yeah, there was this phase जब मैं फेमस हो गया था, एंड देन काफ़ी फेमस हो गया था. लाइक बचपन में एक फेम वाला फेज था ऑफ सारेगामा, लेकिन व्हेन आई वाज लॉन्च्ड बाय सलमान भाई इन जय हो, एंड देन उसके बाद एक बॉलीवुड की एक जो जर्नी रही है, उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ फैंस एंड कॉन्सर्ट्स एंड ऑल, तब आई सॉ लॉट ऑफ दोज फ्रेंड्स कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू गेट बैक इनटू माय लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट. तो आई फील लाइक मेरी एक साइलेंट सी जीत भी थी जो मुझे महसूस हुई कि यार स्कूल में मैंने भले ही आई मस्ट हैव नॉट हैड दोज फ्रेंडशिप्स और एन्जॉयड माई चाइल्डहुड एज मच एज आई वुड हैव वांटेड टू, बट at least I got to be who I am today and get the success that I feel very few people have, and I think that's very very you should be great. I really am grateful for that. No, absolutely. And I think बहुत क्रेडिट आपके पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही एम्पावर किया है इन योर जर्नी. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आपको they saw that you could they saw potential and they pushed me and they supported me. बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि यार म्यूजिक करियर है क्या हमें हमारे बच्चे को सिंगिंग में डालना चाहिए, क्या फ्यूचर है इसमें. तो वो सब चीज़ें भी थी, बिकॉज माई मॉम कम्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वो खुद एक टीचर है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ग्रेजुएट बनूँ और फिर उसके बाद जो भी है देखा जाएगा सिंगिंग में. लेकिन उन्होंने ही मुझे 2 साल पहले बिफोर माई ग्रेजुएशन कहा कि यार अभी आई डोंट थिंक यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज एनीमोर, यू कांट, बिकॉज आई वाज डूइंग शोज कॉन्सर्ट्स. एंड अगर मैंने उस टाइम मेरे म्यूज़िक पे ध्यान नहीं दिया होता और मैंने सोचा होता कि यार नहीं मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, आई वुडंट बी अरमान मलिक आई गेस. वो एक फेज था, वो 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए इन माई म्यूजिकल करियर. बट आपने ये भी कहा है एक इंटरव्यू में जहाँ या पॉडकास्ट में दैट मैंने अपने मॉम डैड को भी एक फेज में देखा है वेयर स्ट्रगल करते हुए देखा है. दे हैव आल्सो बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स. करेक्ट. वो चीज़ आप पर कैसे इम्पैक्ट हुई, आपने क्या देखा उस तरह से, लाइक एज अ चाइल्ड और इन योर फॉर्मेटिव इयर्स दैट इट अफेक्टेड यू? आई थिंक
बॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लीनियर नहीं है सक्सेस. आई मीन आपकी करियर जो ग्राफ है, कल आपको बहुत सारा सक्सेस मिल सकता है, उसके अगले दिन फेलियर इमिजिएटली मिल सकता है. सो आई फील एक बहुत ही ट्रिकी इंडस्ट्री है, उसमें कुछ गारंटीड नहीं है. एंड इवन दो मेरे पापा एक हद तक काफ़ी उस ईरा में एक पॉपुलर म्यूज़िक कंपोज़र थे फ्रॉम लाइक द लेट 90s इनटू अर्ली 2000s, लेकिन उनको वैसी सक्सेस नहीं मिली जो उनको एस्टैब्लिश कर पाए एज लाइक अ वेरी वेरी बिग नेम इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री. हिज ब्रदर अनु मलिक ऑब्वियसली लेजेंडरी कंपोज़र, एंड उनको जिस तरीके की सक्सेस मिली वो आई डोंट थिंक डैड को मिली. एंड वो एक फेज़ आया जहाँ पे पापा ने घर आके हम दोनों को कहा कि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंटिन्यू एनी मोर इन द म्यूज़िक फील्ड. एंड वो बहुत बड़ी बात थी फॉर हिम टू से दैट, एज अ फादर, टू एक्चुअली बी लाइक इसके बाद मेरे से और नहीं हो पाएगा. एंड आई वॉज 10 at that point in time, and अमल वॉज 15. तो मैंने ऑलरेडी जिंगल्स और रिकॉर्डिंग्स शुरू कर दिए थे. सारेगामापा लिटिल चैम्प्स ख़त्म हो गया था. माई दादा हैड पास्ड अवे, सो दैट वाज ऑल्सो वेरी बिग ब्लो टू माई फादर. साइमल्टेनियसली उनके कोई वो प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से उन्होंने सोचा था वो वैसा कल्मिनेट नहीं हुए. एंड देन सडनली ठप हो गया सब कुछ. लाइक देयर वाज नो बिजनेस, नो इनकमिंग मनी, देयर वाज नो प्रोजेक्ट्स, एंड ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हाँ कुछ आने वाला है. सो आई थिंक दैट जस्ट, I wouldn't say he gave up, he was tired, he was exhausted of trying and not seeing success. क्योंकि उन्होंने initially एक actor भी थे वो, he had small roles in बाजीगर, तिरंगा, and then उसके बाद he tried his hand at singing also, and then ultimately at composing, but वो कहीं वो कुछ अधूरा रह गया उनकी story. And वो at the age of 10 for me and Amal was a very big I think it was a big blow for my dad, but big responsibility for both of us. कि यार I think we need to step up and do something for the family. And Amal started assisting composers, and उन्होंने छोटे मोटे songs की programmings की projects शुरू कर दी थी. मैं jingles गा रहा था, songs गा रहा था, तो जितना भी मतलब whatever we could bring home in terms of money and just whatever we could to float everything. And mom was also doing tuitions and teaching accounts and maths and economics to people in the building and people we knew, so we have seen a lot of hard times during that phase especially. लेकिन फिर I think जो मेहनत थी हम दोनों की at the age of 10 and 15, we were at it for like 5 years I would say before we actually first saw the first opportunity. तो वो 5 years हम लोगों ने कैसे गुजारे वो हम ही जानते हैं एज अ फैमिली. When Amal turned 20 and I was 15, that's when we actually got our first break in the form of I got a deal from Universal Music for my album. So Universal Music का मुझे एक बहुत बढ़िया सा डील मिला उस टाइम पे जब मैं 15 साल का था. मैं अपना सबसे पहला मतलब डेब्यू एल्बम रिकॉर्ड करा था, अरमान. इट वाज अ सेल्फ टाइटल्ड एल्बम, and उसमें there was a collaboration with Salim Merchant, my first collaborator and very very big mentor in my life. And वो एक जो जर्नी थी ना, वहाँ से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी. वो एल्बम बना, रिलीज़ होते होते हम सोच रहे थे कि यार एल्बम्स तो कोई बनाता ही नहीं है. तो एल्बम हमने सोचा कि यार लॉन्च कैसे करें. पापा ने काम किया था विद सोहेल खान एंड सलमान खान, एंड हमें लगा कि if we can ask probably Salman bhai to just come and launch the album, क्योंकि अगर वो launch करने आएंगे तो एटलीस्ट वो overall visibility आ सकती है towards the album को. Correct, no one listens to albums, and if he comes out and supports us, I think that will be enough. For sure. उनको हम लोगों ने album सुनाया and we asked him कि so and so is the launch date and we would love for you to come and launch the album. उन्होंने गाने सुने, उनको एक गाना बहुत अच्छा लगा which was called Love You Till the End, इंग्लिश में था. एंड उन्होंने कहा कि यार एल्बम अभी मत रिलीज़ करो. एंड वी वर लाइक शॉक्ड अ लिटिल बिट. एंड ही सेड मुझे ये गाना मेरे मूवी के लिए चाहिए.
जय हो, तो आप इस एल्बम से निकाल के मेरे मूवी में दे दो। एंड देन मैं स्ट्रेस में आ गया, आई हैव टू डिलीवर वन मोर सॉन्ग टू माई एल्बम, क्योंकि मेरे ऑलरेडी आई थिंक 6-7 या 8 गाने थे एंड उसमें से एक निकल गया, तो आई हैड टू डिलीवर वन मोर सॉन्ग टू माई लेबल, सो आई हैड टू वर्क इन न्यू सॉन्ग। बट इट वॉज सो क्रेजी कि मैं उनको सिर्फ सपोर्ट के लिए गया था, जस्ट टू कम एंड लॉन्च माई एल्बम, एंड उन्होंने मुझे और अमल को, बिकॉज दैट सॉन्ग वॉज कंपोज बाय अमल, उन्होंने हमें एक बॉलीवुड डेब्यू दे दिया इन जय हो। एंड इट्स अनदर स्टोरी कि यार वो फिल्म उतनी नहीं चली, वो गाने इतने नहीं चले, एंड उसके 1 साल बाद हमें कोई काम नहीं मिला आफ्टर डेब्यूइंग। Obviously in the PR, publicity and all of that was insane. Amal and Arman, sons of Dabu Malik, make a big debut. So all of that was great, but the songs didn't work, movie didn't work. And 1 साल तक there was no work again. जब हम नेपोटिज्म देखते हैं एक्टिंग वाली इंडस्ट्री में, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है? See, up until that point, I had never sung for my father or my uncle. I had only done something with Amal, but Amal was not an established name till then. We were just 2 young boys wanting to make it big in the industry and do good music. तो तब तक वो था ही नहीं कुछ भी नेपोटिज्म का। Obviously लोग कहेंगे कि यार आपको सलमान भाई तक एक्सेस था तो वो नेपोटिज्म कहला सकता है, which I wouldn't want to completely deny also, because yes, मेरे डैड ने बहुत ऐसे अच्छे काम किए होंगे तो जो उनके रिलेशनशिप्स बने हैं इन द इंडस्ट्री, एंड उसको मैंने यूटिलाइज किया है। आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, एंड आई थिंक अगर मैं उस वैन में, उनके वैनिटी वैन में जब उनको एल्बम सुना रहा था, इफ द एल्बम वाज शिट, आई डोंट थिंक ही वुड हैव गिवन अस अ चांस। सो इट्स यस, आई अंडरस्टैंड कि वो एक लोग ऑलवेज मेरे साथ और अमाल के साथ ऑलवेज वो एक चीज़ है कि आपको वो मौका तो मिला एटलीस्ट सुनाने का, वो भी नहीं मिलता लोगों को। आई कंप्लीटली अग्री, हाँ वो मौका तो जेन्युइनली मेरे पापा इस इंडस्ट्री में उन्होंने उनके साथ काम किया, इसलिए वो एक एटलीस्ट वो एक मीटिंग मिली। लेकिन उसके बाद हम लोग को प्रूव भी करना पड़ा हमें, हमारे म्यूज़िक को, हमारे टैलेंट को। वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। बट आई एम वेरी प्राउड टू से कि डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर इंट्रोडक्शंस और कनेक्शंस जो भी लोग अज्यूम करते हैं कि हम बिकॉज एक फिल्म फैमिली से, म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अमाल एंड आई हैव बीन एबल टू carve our very independent identity apart from our Malik family. Anutaya, my dad have had like a massive career in the music space, लेकिन जो मैंने और अमाल ने खुद के लिए किया है वो बहुत बहुत अलग है from our family. Even though we have द मलिक सरनेम, लेकिन हमने आज एक ऐसा यूनिवर्स बनाया हमारे लिए जो लोग हमें हमारे काम के लिए जानते हैं, नॉट बिकॉज कि हम किसी के नेफ्यू है या किसी के बेटे हैं। सो दैट जंक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो हम एल्बम मेरी रिलीज़ हुई, एल्बम ठीक ठाक चली, लेकिन उससे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट इनटू बॉलीवुड। उसके बाद भी 1 साल हम लोग ने काम नहीं किया, तो वो नहीं जानते लोगों को लगा हाँ सलमान खान ने डेब्यू तो दे दिया, तो उसके बाद तो यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट डिडंट हैपन। फॉर अ ईयर वी वर विदाउट वर्क, एंड देन सडनली अ ब्यूटिफुल सॉन्ग केम बाय which we made in 48 hours, which was Naina from the movie Khoobsurat. And Amal composed that. I sang like literally 8 lines in it. Rest was Sona Mohapatra. And वो magically वो गाना आया हमारे लाइफ में, एंड दैट गेव अस द एंड इतने अमेजिंग रिव्यूज आए उस गाने के बारे में, आज तक लोग उस गाने को इतना चाहते हैं। एंड देन वो गाने के बाद एक स्नोबॉल इफेक्ट हुआ, इसके बाद वी गॉट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वन बाय वन। देन मैं हूँ हीरो तेरा हैपेंड फॉर मी, देन बोल दो ना ज़रा, एंड उसके बाद आई मीन दैट वाज जस्ट लाइक सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग। पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपके चाचू इतने सक्सेसफुल, अनु मलिक, आपने कभी सोचा नहीं मैं शायद इंडियन आइडल में ट्राई कर लूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जज भी थे, जैसे यू आर यूजिंग योर कनेक्ट्स और प्रॉब्ली आप यू कैन गो टू हिम? मेरा बचपन से यही प्लान था कि यार मैं मेरे फैमिली से अलग कुछ करना चाहता हूँ। मैंने तो सारेगामा पे मैंने जब सबमिट किया, मेरा नाम है सबमिटेड एज अरमान, नॉट एज अरमान मलिक, दिस अरमान फ्रॉम मुंबई,
किसी को कुछ पता नहीं रहना चाहिए. Later on is when the judges recognized me and they realized that I'm Dabu's son. लेकिन तब तक I wanted it to be कि यार I'm passing every stage of audition only because मेरी singing अच्छी है. And मैंने ऐसे कोई भी opportunities का इस्तेमाल नहीं किया जहाँ पे I feel कि लोग कह सके that you've taken a favor from someone or like you've nepotism जो भी लोग कहते हैं that आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया. I have not sung anything for my uncle till date. And it's another thing that we don't share very close relationships with him and his family. But I mean, irrespective of that, I didn't use anyone's connection, anything. I in fact sang for Vishal Shekhar, Amit Trivedi, Shankar Ehsaan Loy, all these composers at the age of 11. Yeah. Before I even sang my first song for a family member, that is my brother Amal. Yeah. But जैसे अमल के लिए सूरज डूबा है was his turning point. Yes. आपके लिए आप अगर मैं एक गाना पूछूं. I don't think मेरे लिए एक गाने ने वो किया. मेरे लिए क्या हुआ ना, I sang सलमान भाई संग मैं हूँ हीरो तेरा. मैंने उसका एक फिल्म वर्जन गाया था मैं हूँ हीरो तेरा. I loved that. So that came out. Lot of people started loving my voice. उसके बाद ना back to back तुम्हें अपना बनाने का वजह तुम हो, बोल दो ना जरा, हुआ है आज पहली बार, मुझको बरसात बना लो. All these songs came in within the span of 7 to 8 months. मैं रहूं या ना रहूं. So all कुछ तो है. Then MS Dhoni album. So all these songs came back to back within a span of I would say a year and a half or 2 years. So I wouldn't say one song was a pivotal moment for me. I think the collection of all these songs back to back were like, whoa, what is this? Arman is suddenly on the scene. And I think that is where it changed for me. But there are some songs from there which became massive gems for me, which was Bol Do Na Zara, Main Rahun Ya Na Rahun. And मुझे लगता है the first song that actually people started recognizing me for on the radio and everything was तुम्हें अपना बनाने का and वजह तुम हो from Hate Story. वजह तुम हो. Those वजह तुम हो, when it came out, everyone was like, what is this? Who's this guy? What is this voice? That's what I started hearing from people. And then people started, loving all my songs after that. But have you always been this lover boy who loves singing love songs? I've always loved singing love songs. I think I express myself the best when I sing love songs. And मैं in fact love में था भी नहीं उस time पे. Oh, the inspiration was not coming. No, inspiration was not there yet. There was a song when I sang Tere Mere from the movie Chef. That is when Ashna was in my life. Yeah. So that I remember in a radio interview I had said कि यार I think ये गाना and इसके बाद जो भी गाने आएंगे ना वो सच्ची इश्क में डूबा वाला अरमान है. उसके पहले कोशिश कर रहा था to understand what it means to be in love. But on that note, congratulations. Thank you. Thanks. What a lovely wedding, and more than anything, I think मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू आशना के साथ था. Oh wow. Yeah. So she'll be always special to me that way. That is so amazing to hear. मेरा पहला इंटरव्यू आशना के साथ था, and I mean I was very young, wanted to. कब था ये? कौन से ईयर में? 2021. 2021. Yeah, like it's been 6 years since I'm doing this, but I'm so glad कि she was my first interview क्योंकि she's so comforting, so warm as a person, so down to earth. मतलब आप समझो अगर मेरा पहला interview कोई celebrity होता who would like be arrogant or throw tantrums, I would just be like, I don't like this. But I think it plays a lot of important role, and she wouldn't know that. I knew that. I'm so glad to hear that, and I'm glad that that was a beautiful experience for you as your first interview. Yeah. एंड तब से लेके अभी तक जब भी मैं आशना से टकराती हूँ इट्स ऑलवेज वार्म. सो आई हैव टू से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार आशना से? वैसे तो आई मीन वी हैव अ बंच ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स, लेकिन हमारी मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, आईफा में. शी वाज आल्सो influencing and I was nominated for Besabriyan from MS Dhoni. Okay. And we just happened to catch up there for the first time. उसके पहले बॉम्बे में हम लोग 1-2 बार मिले थे, लेकिन ऐसा कुछ मतलब we just met as people who wanted to get to know each other. Okay. But there was no intention with it. And then I think New York में जब हम मिले, that's when I feel like things changed and
I feel like we started feeling things for each other from there. Okay. Which is why अगर आप देखोगे जब लव आए थे बॉम्बे में, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट करा था मैं उनके साथ फॉर माई ओन पॉडकास्ट, एंड वी वर जस्ट डूइंग अ कॉन्वर्जेशन, एंड मैंने उनके साथ शेयर किया कि योर सॉन्ग आई लाइक मी बेटर इज व्हाट आई सेंड टू आशना टू टेल हर दैट I like me better when I'm with you. And he was like, that's so crazy that, you know, my song is part of your love story. And us gaane mein, there's the first line, it goes like, to be young and in love in New York City. So it held a lot of it held a lot of like meaning for the both of us. Yeah. And that's where it started. And then I think उनकी जो मॉम है किरण श्रॉफ, शी इज अ प्रोड्यूसर, एंड उनके एक मूवी में मुझे गाने का मौका मिला at the same time. And then I think like in my head it just like 1 + 1 = 2 karke it just made a connection. I was like, I feel like somewhere somewhere up there heavens may there's some cosmic conspiracy happening to get us together, and I think it just happened. But मैं सच में एक सवाल पूछना चाहूंगी that I think दो मशहूर लोग, two famous people, is there ever an issue when they are together in a relationship, or is there a challenge ever? It's not easy, I would say. And two famous and extremely busy people. Yes. It's not easy at all. When I'm busy, she's also busy. Yeah. And sometimes, we are not always been able to coordinate our dates and times and everything. So it's genuinely a task, but we make it work beautifully, I feel. बहुत मेहनत लगी है to reach to this point. Yeah. It's been, more than 7 years that we've been together. And every year has been stronger and stronger and stronger. And we learn so much about ourselves, each other, through this process. And being two extremely busy and famous people is not easy at all. Because you're in the public eye always. Yeah. And जब हम actually लोगों से छुपा रहे थे that we were together, मुझे पता है कि तो वो तो बहुत ही मुश्किल था. But my fans were very smart. Most of them had understood that we are together. We used to go on mini vacations and trips, and we used to post but separately. And it was a cute phase. I mean, I missed that phase where we didn't tell people, and it was just our secret. लेकिन I think वो difficult है to navigate, क्योंकि आप एक नई फेज में हो, एंड एक नया ब्रांच है आपकी जिंदगी का जिसके रूट्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो. एंड उस टाइम पे व्हेन यू आर मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग, यू डोंट वांट एनी ऑफ दीज आउटसाइड एलिमेंट्स टू मेस थिंग्स अप. सो आई थिंक वो जो एक फर्स्ट फ्यू इयर्स का फेज था, आई थिंक 5 or 6 years बिफोर वी एक्चुअली टोल्ड एवरीवन दैट वी आर टुगेदर, दैट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू नेविगेट. And for her also to understand that there are so many people crazy about me at concerts and everything is just it's not easy to just grasp that. When anyone used to come to my concert, she was like, okay, I know obviously you're famous and there's a lot of love for you, but she saw the madness at concerts, and that was, in fact, she was very scared of it. Of course. Scared because there's so many people at once japtoing on this one human being. No, absolutely. At once. So yeah, I mean, just navigating all of that, understanding my universe, what all comes with dating me, was a bit of a challenge. But I'm so glad that हम लोगों ने उस चीज पे काफी मेहनत की, and we've reached to this point. And we're happily married. I can't even believe I'm saying that. So lucky, I'm getting goosebumps. But what is it like to live with your best friend? It's the best feeling in the world, for sure. And when you have that one person that you are so excited to, just do life with, वो जब वो एक individual जब आपको मिलता है ना, तो then I think it's just everything else everything just disappears. All those problems and noise in your life just like quietens. So I think it's
I hope everyone finds their soulmate just the way I did. Absolutely. And it's lovely. And she's lovely. Yeah, she's just the best human being ever. मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी, from Ashna. I think the one thing that I've really learned from her is empathy. Yeah, she's very empathetic. She is very वो I think दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है before her. Yeah. And I think that's one very beautiful quality about her, which I have come to, learn over the years. Wow, that's lovely. And an overthinker also. God. Everyone's been telling her to like start getting super regular on YouTube also, because उसके बहुत सारे ऐसे fans हैं. Yes, please. जो YouTube से, उन्होंने शुरुआत की थी, being her fan and followers. And वो मुझे तंग करते हैं कि why tell Ashna to be regular on YouTube. But I think over the last 2 years now, we've just been so caught up with wedding and like pre-wedding, and it's not easy at all. Bapre, it is the most toughest process. Plus you all did something in Bombay also, so there was so much happening. There was a lot happening, and then we moved in together, and then we had adopted a puppy. So just like it's crazy, all of it happened together. We lost family members in 1 year. She lost her Masi. I lost my pet dog Hanson. तो आपने जो गाना भी बनाया था घर और प्रपोजल के लिए भी there was a song. कसम से, yeah. Yes, कसम से. और आशना ने भी गाना गाया है. Was that like a joint decision कि we're going to do something like that? There was no joint decision. मैंने बहुत convincing किया है to get her to sing घर. She has a beautiful voice. And it would be criminal not to get her to sing our wedding song. And ये जब गाना बना था, originally तो मैंने खुद को मतलब just as a solo song सोचा था, because I knew कि आशना को मैं पूछूंगा तो वो नो ही बोलेगी. तो मैंने सोचा कि अच्छा छोड़ो, मैं गाना बना लेता हूँ, थिंकिंग कि मैं ही गाऊंगा. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये मोमेंट तो कभी लाइफ में आएगा ही नहीं वापस. So I was like, I am going to convince the hell out of her. I will drag her to the studio and make her sing. And then that happened, and I'm so glad कि उसने मुझे trust किया with recording her. I don't think she would have ever recorded with anyone else. Either me or Amal. She's very comfortable with us in the studio. I think जब हम लोग ने उसको mic पे डाला, she was very nervous, but we made it happen, and I think it's come out so beautiful. It has. No one believes it's Ashna's voice, but genuinely, trust me, she is an amazing singer, and I hope कि यार मुझे और permission मिले for future songs and singles that we can sing together. अगर झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच, किस बारे में होते हैं? हाँ, किस बारे में होते हैं? Like after so many years. मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ. Oh. I think it's mainly because I'm spaced out and I don't remember stuff. Are you forgetting dates? No, I don't think I forget dates. But I'm just overall a lost person. And she's super in the moment. Present. Very present. Yeah. And I'm somewhere anywhere. I'm just like, I'm a space cadet that way. I'm very spaced out. Your love for English songs has also been there. Yes. Over your journey. Yeah. Ed के साथ collab was insane. जैसे आपने कहा था, podcast with love and so much more that you have done in your journey. But I feel, do you think कहीं ना कहीं आज भी to sort of get an Indian singer to make English songs viral is a huge challenge. Massive challenge. और आप कहीं ना कहीं वो And नहीं I'm कर the पा रहे only जो one. आप चाहते हो. I'm the only one who I believe, at least in my field, is doing it actively. At least trying to make a difference. Because जो भी लोग English music बनाते हैं इंडिया में, it just falls on deaf ears. कोई सुनता ही नहीं है. कुछ अभी तो फिलहाल म्यूजिक वीडियोस के लिए जो एक चैनल था वो भी बंद हो रहा है. You have spoken very openly about बॉलीवुड में भी काफी स्ट्रगल रहा है. इतने हिट गानों के बाद चेक नहीं आता, पैसे नहीं आता, रिप्लेस हो जाते हो आप. आई फील एज अ सिंगर आज की डेट में अगर मैं आपको पूछूं सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से होंगे? एक आपका बॉलीवुड हो गया, ऑफ कोर्स. बॉलीवुड नहीं है सोर्स ऑफ इनकम. नहीं है सोर्स ऑफ इनकम. यू जस्ट सेड इट राइट नाउ. नहीं आता है. कभी कभी आता होगा. नहीं आता है.
नहीं आता है. नहीं, वो मैंने बहुत बहुत बार बोला है नहीं आता है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं. It's hard to believe. It is hard to believe. Yeah. But I think the main source of income for singers and especially for popular musicians is live shows and concerts. Yeah. वहाँ पे there's massive scope to get a lot of money. Yeah. I would say, making money from releasing of songs, like from streams and stuff, like suppose Spotify or YouTube or wherever you stream your songs. उससे जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टी जो मिलती है वो बहुत मिनिस्क्यूल है. है, लेकिन बहुत छोटा है वो, बहुत लाइक पॉइंट. या लाइक उसको आप कंसिडर भी नहीं करोगे एज अ कंसिडरेबल सोर्स ऑफ इनकम. आई वुड स्टिल से live shows. Yeah. And if you have a very viral YouTube channel, then probably from YouTube content and stuff like that. Yeah. And then brands. If you have a good social media following and when brands collaborate with you, तो वो. Directly from songs नहीं है. Bollywood में especially. But regional cinema में, when I sing Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali, Gujarati, वहाँ पे payment सही मिलता है. Oh, yeah. I wouldn't know this. No, I think it is. There's a lot of respect for time, talent, and just artists in general. Yeah, that's quite interesting. Yeah. But in Bollywood, I must say, I've had the fortune of working with some really amazing composers who make sure that I do get compensated and paid. And I would like to say Salim Sulaiman are one of those composers जो मुझे कभी भी एक गाना ऐसे ही फ्री में कभी गाने नहीं देंगे, कभी भी. As it should मैं be. फैमिली हूँ उनका. I'm like मेरे को नहीं चाहिए पेमेंट, लेकिन वो always make sure that every musician, चाहे उन्होंने एक टुंग भी बजाया होगा गाने में ना, उनको अपना एक वो पैसा मिल रहा है, एटलीस्ट वो एक एफर्ट का compensation मिलता है. And I feel like it's I don't think it's unfair for anybody to ask for money for what they've done. Not at all. I mean, a guitarist is coming, you're paying the guitarist. Yeah. If a lyric writer is coming, he's writing lyrics for the song, you're paying him. But the singer is not being paid, and the music composer also does not get well compensated at all. Yeah. Unless you're like top leagues, like Rahman sir, Preetham sir. This is just sad. Yeah, I mean, it is sad. And I've been saying it for like donkey's years now in different podcasts and different interviews, which is why I guess you asked me this question also. Yes. But the thing is, वो बोल के भी कोई फायदा नहीं है, because there's nothing that's going to change. Which is why, if you see, I've also like a lot of my music now has become more independent, more pop centric, because I feel like focusing on things that actually are not giving you the same energy doesn't really make sense. No, it's about respect also. Yeah. But tours on another end, you're unbelievable. Tours like insane. Kudos to you for that. But ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है मुझ में कि आप इतने लाइव शोज कर रहे हो, इतने कॉन्सर्ट्स कर रहे हो, you're touring all over the globe. Yeah. Giving the same energy, singing the same songs, doing the same thing. हम पहली बार सुन रहे हैं, आप 10वें, I don't know how many times have you already done it. Does it get very monotonous? And in that moment, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं यार, ये करना ही है, to still give my 100% for the 5th time in the day? मेरा literally, I think एक हफ्ते पहले एक शो था जहाँ पे मैंने शो के पहले आशना को कॉल किया था. मैंने बोला, आशना, I don't want to go on stage. I'm depressed. सेम गाने में हर रात गा रहा हूँ. I'm bored. And she was like, maybe show करने के बाद your feeling might be better. So I finished the show. And I called her, the show is insane. I loved the show. क्या amazing audience थी, क्या energy थी. I feel like artists का जो एक mood होता है ना, वो बहुत like because it's not easy. It's like up and down. Yeah. Which I think मैं क्या करता हूँ, every 2 years I change my set list. मेरे जो भी गाने हैं, उन गानों में जिस तरीके की म्यूजिक बचती है, उसको मैं हर 2 साल 1.5 साल आई अपडेट द साउंड ऑफ इट. तो एटलीस्ट कुछ नया सुनाई देगा मुझे. अगर सेम साउंड मुझे सेम ट्रैक सालों तक सुनाई देगा ना, इट विल बोर मी एंड आई वोंट बी एबल टू गिव द सेम आउटपुट टू द ऑडियंस के लिए इट्स द फर्स्ट टाइम दे आर एक्सपीरियंसिंग अरमान मलिक. बट फॉर मी इट्स लाइक माय 100th टाइम. सो it's tough. It's not easy navigating that. But I try myself to keep things exciting. Yeah. But it's not easy. Like I said, I literally called Harshna and said, I don't want to take stage. I'm feeling
क्या कर रहा हूँ मैं, सेम शो सेम सॉन्ग्स Yeah. all over again. Yeah. But then, like I said, after the show I was like energized. So I think it's just that switch when you get that love from the people, You are changes back. everything. What's your take on Punjabi artists? Sort of, you know, people are going crazy. Yeah. आप दिलजीत की बात करो, करण औजला की बात करो, हनी Yeah. पाजी is come back. Just to see that kind of next level craze, आपको लगता है एक तरह का phase है, ये और चलेगा, और या फिर it's a good thing or it's probably gonna climb, come down? I think it's insane. I mean, I've always been someone who's been in awe of Punjabi music Yeah. from the fact that वो अपने terms पे चलते हैं. उनका कुछ लेना देना नहीं है कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है या कोई और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. वो अपना कर रहे हैं एंड वो जो कर रहे हैं वो इतना मैसिव करते हैं, इतने स्केल पे करते हैं. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम, especially from all the recent successes of Diljit, Karan Aujla, and I mean Hani Paji has been always a legend, and I'm so glad that his music has come back again in such a massive way. So it's great to see the wave that's there, and I just feel कि hopefully हिंदी म्यूजिक में भी वैसे ही कुछ हो. बिल्कुल. क्योंकि while obviously I'm doing really amazing concerts across the country, हिंदी जो म्यूजिक है ना वो फिर भी लोग बॉलीवुड से कंज्यूम कर रहे हैं. Absolutely. बॉलीवुड के अलावा जो म्यूजिक है इंडिपेंडेंटली बहुत कम है. There are a few artists who are doing great work in. अब रील्स से हो रहे हैं. Yeah. But वो एक ओवरऑल जो कंजम्पशन है, जो पॉपुलैरिटी है, वो या तो बॉलीवुड गानों की है या तो पंजाबी म्यूजिक की है. वो एक कहीं पे हिंदी म्यूजिक का जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है वो कहीं पिट रहा है दोनों के बीच में. So I feel like there's a lot to learn from the Punjabi wave, and kind of apply to Hindi music and see how we can scale what we're doing currently and make it bigger. And obviously English तो भाई बहुत छोटा है, तो उसको मैंने ही ठान के रखा है कि उसको कुछ करना है within India and outside of India. So yeah, I feel like I'm inspired by the success of the Punjabi wave. Yes. And it would be crazy to say that it's not inspiring. Yeah. It is inspiring. Who did you get inspired by or idolize growing up? Like जिसकी वजह से आपको लगा आपको पॉप स्टार बनना है. मैंने किसी को सोच के पॉप स्टार बनना है वो नहीं किया था, लेकिन when I was growing up, I was listening to obviously किशोर दा, मोहम्मद रफी sir, and Udit Narayan, Kumar Sanu. But there was this one singer who changed my whole life, and that was Sonu Nigam. Literally like my god when it came to music, when it came to singing. And he was that one figure that inspired me when I was like getting heavily into singing and getting serious about music. So I'm glad that he and his voice existed at that point in time for me to just like get inspired so much. A song of his that's etched in your head? I remember singing Kabhi Alvida Na Kehna on Saregama. When I was listening to it, I was like, I have to sing it. And that is one of my iconic performances from Saregama, in fact. Wow. जो भी आज मुझे मिलता है, जो छोटे अरमान को जानता है, वो they always say कि कभी अलविदा ना कहना का जो परफॉर्मेंस था वो मतलब goosebumps था उसमें. So I feel like personally that's my favorite song. जाने से पहले मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगी. जब आप परफॉर्मेंसेस करते हो, स्टेज पे लाइव शोज करते हो, तब एज अ सिंगर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं? लाइक in terms of entourage, in terms of I need the stage to be big, I need the stage to be small, I need this much space, I need my team or whatever. I mean हर एक आर्टिस्ट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. मेरे बहुत सिंपल है, मतलब why not massive? अरमान मलिक को आप? Yeah, mine is as per my show. Okay. So it's not simple. What I mean by is like I'm not like मुझे यही ब्रांड की SUV चाहिए नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ वापस. So I don't make such crazy demands. Yeah. But I make demands that matter to my performance. I want to make sure the sound system is great. I want to make sure that my band feels comfortable on stage. I want to make sure that the fans are safe. कि बैरिकेड्स जो बने हुए हैं, जो एक फैन सीटिंग है या फैन पिट है वो सेफ है, गिरेगा नहीं, स्टेज से दूर है, फायर उनके बाजू में नहीं है. Right. All those things matter to me more than anything else.
and there has to be there has to be a kettle in my vanity van. It's like, For hot hot water. water. So it's very like what can make my performance better. Yeah. Obviously, there are other requirements that my team always sends, Hmm. which are important to make the show happen. Hmm. I go with 15 to 20 member crew, Okay. which I'm, all of them are genuinely some of the best lads that I've worked with. And I'm so happy कि एक family बन गई है हमारी. Absolutely. And yeah, I mean, there are people who have 100 people on their crew, but some of them are not doing anything on the show. But I have 20 people, 18 to 20 people who are all having a very serious role on the show. That's So yeah, lovely. I'm very conscientious when it comes to my shows. हर एक बंदा जो आ रहा है उसका कुछ काम होना चाहिए and वो अपना 100% दे रहा है and is a family. So that's literally how I operate. And yeah, I want to make sure that I go to a hotel which has great food. Those are small requirements. Might seem fancy to some people, but I don't care. I mean, for me, it's not ultra crazy fancy that other people ask. Yeah. That they want a jacuzzi or something in their backstage or green room and stuff. Oh my god. Yeah, Jacuzzi in the green room? there are various, like there are a lot of hip hop artists who like want. What's the craziest thing you heard? Craziest thing. Like, ये artist को ये चाहिए. You don't have to take names, but I don't know. I just know of artists who उनको एक तरीके की गाड़ी नहीं मिली वो चले जाते वापस ये शो नहीं करते देखा है, हाँ. तो I'm like that's ridiculous. I mean I've called for a Mercedes SUV and I get an Innova. I don't care. It's okay. I'll go in the Innova. My show is more important. Show is more important. But you know, हाल ही में मेरी बात सुनिधि मैम से हो रही थी, सुनिधि चौहान, when Aakh was coming out. Yeah. And just to see her be this dancer and, you know, venture into something which is independent again, which is also hers, and she's getting into something that's beyond singing. Do you have plans to ever probably, you know, try acting or, you know, do something that is beyond just a musician? I would love to. Now more than ever before, because I feel like I'm much more confident in front of the camera today. But it has to be the right project. It can't just be anything random. And अरे अरमान ने acting के लिए acting करके छोड़ दिया. मतलब that's not something that I believe in. So if I do something, it has to be the right project. I hope it's something to do with music. Yeah, that'll be nice. So yeah, these are some of my requirements when it comes to acting, because it's not my forte. Singing is my forte. So if I'm doing something which is out of my comfort zone, I also wanted to have certain elements that are familiar to me. Because if I'm completely in like a zone where I don't know anything what I'm doing, it might just be counterproductive. So I would love for it to be like a musical, you know, based on a musician's life or something interesting. Yeah, let's manifest that today. Yeah, I would love to. But honestly, thank you so much for being so unfiltered and being so honest. It was lovely knowing you, and I'm sure there's so much more that's going to happen in your way. Oh, there's a lot more in store. More in store, and we can't wait for it. Thank you for your music. To you and Amar. Thank you. But we will see you super soon. Thank you so much. See you guys. Hey everyone, this is Arman Malik. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.